नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। वो कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान सामने आए हैं, एक नरमी उनके स्वभाव में देखी जा रही है। खास तौर पर टैरिफ वॉर जो उनकी तरफ से छेड़ दिया गया था, भारत पर एक दबाव बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी, और उसके बाद जो क्रोनोलॉजी हमको समझ आ रही है, 27 अगस्त को 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद एससीओ की मीटिंग हुई, आरआईसी को हमने करीब देखा, रशिया, इंडिया, चाइना। उन तस्वीरों से ट्रंप बौखला तो ज़रूर गए हैं, क्योंकि उसी के बाद जीएसटी का एक बहुत बड़ा फैसला जो है वित्त मंत्रालय की तरफ से लिया गया। फिर उसके बाद ट्रंप का एक यू टर्न आया। उसी यू टर्न पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जीएसटी के फैसलों पर भी विस्तार से, तफसील से थोड़ा इनपुट हम लेंगे, क्योंकि शरद सर ने एक बार हमें फिर से ज्वाइन कर लिया है। शरद सर, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स गुरु हैं। इनसे बेहतर अभी फिलहाल ट्रंप के मामले में जो ट्रंप का ये यू टर्न सामने आया, शायद इनसे बेहतर हमें समझा भी नहीं पाएंगे। और इसके अलावा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में सर ने सोने को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे जिन लोगों ने सेव किया था सर की राय लेकर, उनको कितना फ़ायदा हुआ है, और इस पॉडकास्ट में आपको जवाब भी देना है। तो सबसे पहले सर, डोनाल्ड ट्रंप से शुरुआत करते हैं। सर, मैंने शुरुआत की कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको लग रहा है कि अब एक झुक गया है ट्रंप? फ़ोन कॉल होगा, 17 जून के बाद आखिरी बात हुई थी ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फ़ोन कॉल होगा, बातचीत होगी, कोई आगे बढ़ेंगे ट्रंप के तरफ से, कुछ होगा अभी? बिल्कुल, पहले तो न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, ट्रंप साहब के बारे में एक चीज़ जो बिल्कुल सर्टन है कि वो बहुत अनसर्टन है, ये तो पक्का है कि। और दूसरा, ये बहुत भावात्मक सा एपिसोड रहा मोनिका। मैं इसको थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा। वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा भारत को मैंने खो दिया। ऐसा लगा, बहुत भाव में आ गए जब उन्होंने वो एससीओ की फ़ोटो देखी कि भारत के पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी साहब बैठे हुए थे। उनको लगा ये तो भारत को मैंने खो दिया। बैठे वो और टीवी सेट से जुड़े हुए थे बिल्कुल, और उनको लगा खो दिया। और फिर उसके फ़ौरन बाद उन्होंने बयान दिया, नहीं, भारत और अमेरिका के तो बहुत पुराने रिश्ते हैं, भारत एक बहुत महान देश है और प्रधानमंत्री मोदी बहुत महान है। और फिर वो थोड़े भावात्मक हो गए। हम और प्रधानमंत्री मोदी रोज़ टाइम निकाल के उन्होंने फोटो भी निकाली, फोटो मोदी जी की अमेरिका के दौरे की फोटो भी निकाली कि हम और प्रधानमंत्री मोदी रोज गार्डन में घुमा करते थे। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई, क्षमा करें मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे कोई दो लवर्स होते हैं तो वो अलग होके वो उनका जो एक साथी वो किसी और के साथ जाके बैठ जाता है, बैठ जाती है, तो उसको देखता है तो बड़ा उसको अफसोस होता है, ये मैंने क्या किया, मैंने खो दिया। और फिर वो याद दिलाता है, हम कभी वहाँ घूमा करते थे, कभी हम वहाँ घूमा करते थे, उसको पुरानी यादें आती हैं कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही इमोशनल सा मुझे लगा। पर इसमें समझने वाली बात मोनिका क्या है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो जो पीटर नवारो साहब है, तो वो मेरे मुंह से नकारो निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि उनके बयान ऐसे आते हैं। तो वो जो बयान दे रहे हैं और जो ट्रंप साहब दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मुझे परस्पर विरोध दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब तो नरम पड़ते दिख रहे हैं, पर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो थोड़े से बयान बहुत सख्त दे रहे हैं। कभी भारत को कुछ, कभी मोदी वॉर कह देते हैं, कभी। और उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि अमेरिका में अगर बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस समय अमेरिका में बाय द वे बेरोज़गारी 4.3 पहुँच गई है। तो वो कहते हैं बेरोज़गारी बढ़ रही है तो इसके लिए भारत जिम्मेवार है। अब मैं आपको, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं बताता हूँ कि क्यों उन्होंने ये कहा, कहाँ से कहाँ उन्होंने जोड़ा। उनको लगा कि क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो भारत से वहाँ पैसा जाता है, तो उस पैसे की वजह से लड़ाई बढ़ती है। लड़ाई बढ़ने की वजह से यूक्रेन पिटता है तो हमें उनकी ज़्यादा सहायता करनी पड़ती है, हमारा पैसा वहाँ जाता है, तो हम अपने नौकरियाँ कम पैदा कर पाते हैं। क्योंकि हम नौकरियाँ कम पैदा कर पाते हैं, इसलिए हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ जाके उन्होंने जोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है कि उनके जो व्हाइट हाउस के जो एडवाइज़र्स हैं, उनको भी ट्रंप साहब को उनको समझाना चाहिए कि जैसे अगर वो वाकई में नरमी बरत रहे हैं तो उनको भी शांत करना चाहिए। वो इस प्रकार के बयान देंगे तो ये मुझे लगता है ये पलटने में देर लगेगी। पर हाँ, ये सच है कि अब ट्रंप साहब को लगने लगा है अंदर से कि उन्होंने कहीं गलती कर दी। और मोनिका, एक पुरानी कहावत होती है, कहते हैं कोई रूठ जाए ना अगर, अब देखिए 5 राउंड की बातचीत हुई थी ट्रेड की, और उसके बाद ट्रंप साहब अपना रूठ के बैठ गए कि भाई हम तो टैरिफ लगाएंगे। रूठना ही होता है ये। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई रूठ जाए, अब समझिएगा बात को, ये सब लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे, और जब कोई मनाने आए तो मान जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो मनाने वाले ने मनाना बंद कर दिया
तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तो खिसिया जाएंगे, फिर आप अपने आप मान के आएंगे तो आपकी ईगो को हर्ट होगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो आपकी बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि मुझे को मना ही नहीं रहा। तो ट्रम्प साहब की कुछ ऐसी हालत मुझे लगता है हो गई है, तो उनको खुद ही अपने अंदर बदलाव लाना पड़ा कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कहीं कोई एक खिड़की खुलती दिख रही है फिर से बातचीत की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खुली हुई खिड़की टैरिफ को रिवर्स करने तक जाए। ये जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं ये वापस करने में जाए, और मुझे लग रहा है कि होगा ये, समय लग सकता है। भारत की तरफ से भी देखो, जैसे ही ट्रम्प का यू टर्न आया, उनकी तरफ से पुरानी फोटोज, पुरानी यादें ताज़ा की गई, उसके बाद भारत ने भी कहा कि हाँ, हमारे व्यापारिक साझेदारी है अमेरिका के साथ। वो पुरानी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, लेकिन आज एक बार फिर से एक बयान आ गया, क्योंकि आज ब्रिक्स की बैठक है, एस जयशंकर उसे संबोधित भी करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से ट्रम्प के वहाँ से एक धमकी जैसी आई है कि हम, अगर आप रूस से तेल इसी तरीके से खरीदते रहेंगे तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं या जो भी भारत का साथ दे रहे हैं, हम उन पर टैरिफ का बोझ और बढ़ा देंगे। फिर इसको कैसे समझे सर? देखिए, ब्रिक्स से तो उनका वैसे ब्रिक ईट को कहते हैं, पर ये ब्रिक्स तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। वैसे तो ईंट पत्थर का वैर है उनका ब्रिक्स से। उनको ब्रिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको लगता है ब्रिक्स बना ही सिर्फ अमेरिका के विरोध के लिए है, और उनको ब्रिक्स करेंसी से बड़ा डर लगता है कि कभी अगर कल को ब्रिक्स करेंसी बन गई तो ये डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल जब ब्रिक्स का जिक्र आता है तो ट्रम्प साहब फिर भड़क जाते हैं। तो अभी तो मैं कहूँगा एक पेंडुलम की तरह वो स्विंग कर रहे हैं, कभी भारत की तरफ उनको नरमी दिखती है, कभी ब्रिक्स दिख जाता है, कभी उनको रशिया दिख जाता है, कभी अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कल और ज़्यादा अटैक किया है, और कल पहली बार रशिया ने कीव के सरकारी दफ्तर पर हमला किया है। तो मुझे लग रहा है अब ट्रम्प साहब और भड़केंगे, उनको लगेगा फिर वही भारत का ऑयल, ये वो जो वो रिमोट कनेक्शन बनाने लगते हैं। तो अभी मैं समझता हूँ थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा कहना कि वो यू टर्न ले रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं अभी बीच में स्विंग कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। ट्रम्प साहब की रोज़ नई चीज़ें आ जाती है, पर भारत की तरफ से बहुत ही सधा हुआ जवाब आया है, और हमने ना तो कोई ऐसी बात करी है जो कि उनको ऑफेंड करे, ना हमने कोई ऐसा कदम उठाया है जो उनको ऑफेंड करे। और हमने तो एक, और भारत और अमेरिका के रिश्ते मोनिका बहुत डीप रूटेड हैं, बहुत गहरे हैं, पीपल टू पीपल हैं। आप देखिए ना, अमेरिका की बात करें, किसी के चाचा चाची, किसी के मामा मामी, किसी के नाना नानी, किसी के दादा दादी, किसी के बेटी दामाद, किसी के भाई बहन, किसी के बहन बहनोई, कितने लोग वहाँ रहते हैं। आप अगर जाएंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। 60 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं। अमेरिका का टैक्स सेक्टर, मेडिकल, आपका आईटी, सब वहाँ पर सब, और इंडियंस हैं। बिल्कुल, और अगर भारतीयों को अमेरिका से निकाल लिया जाए तो अमेरिका ठप हो जाएगा। मैं आपको ये यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, क्योंकि मेडिकल, और तो उनको लग रहा है, एक तरह जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि भारत तो हमारे बहुत नज़दीक है और भारत हमारे बहुत क्लोज है। दूसरी तरफ जब उनको पता नहीं क्या होता है, उनको पीटर नवारो साहब जब बयान देते हैं, क्षमा करें, तो उनको लगता है कि भाई ये तो मामला जो है गड़बड़ है। तो इसलिए मुझे लग रहा है अभी बहुत जल्दी होगा कंक्लूड करना, पर ये मुझे ज़रूर यकीन है कि ये पलटी मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं। अगर भारत का अमेरिका के बिना गुजारा है या नहीं है उसको हम अभी एक तरफ होता है, पर अमेरिका का भारत के बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर उनको चीन के खिलाफ कोई एक बड़ी एशिया की पावर में स्ट्रेटेजिकली अपने रिश्ते रखने तो वो भारत है, उसके अलावा दूसरा कोई है नहीं। तो इंतज़ार करते हैं ट्रम्प साहब की। तो मुझे लगता है मोनिका, क्षमा करें, ट्रम्प साहब का रोज़ नया जन्म होता है, क्योंकि जब उनका वो ट्रूथ सोशल खुलता है तो उस पर रोज़ नई चीज़ें निकल के आती, कुछ इमोशनल होती हैं, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड होती हैं। और अभी तो एक नई चीज़ जो आ रही है कि अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब का विरोध बढ़ता जा रहा है। आप अगर नेशनल गार्ड्स की बात हो, यही वजह तो नहीं है वो ट्रम्प इतने 2-3 दिनों से गायब हो गए, उनको ढूंढने के लिए हाँ, खबरें भी चली बहुत ज़्यादा। मतलब वाशिंगटन डीसी में गार्ड्स लगाना हो, जहाँ विरोध हो रहा है उसको वो दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अमेरिका में अंदर सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है इस समय। तो हमें किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पर ये सच है कि कहीं जो एकदम एक्सट्रीम पे मामला पहुंच गया था वहाँ से अब थोड़ा घुमाव दिखा। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कहा कि वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, पर्सनल, तो उसका प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली जवाब दिया कि मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे लिए भी अमेरिका के रिश्ते बहुत, हम उनकी कदर करते हैं। और वाकई में अमेरिका और भारत के रिश्ते डिफेंस में, अच्छा नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं आजकल। मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ तो हम बाकी का समय इसी में गिनवा दें कि भारत और अमेरिका के किस प्रकार संबंध है। तो ट्रम्प साहब एक इंग्लिश में शब्द होता है प्रिज्म, तो बहुत एक लिमिटेड प्रिज्म से भारत अमेरिका को देख रहे हैं, एक ऐसे चश्मे से देख रहे हैं जिसमें एक ही तरफ दिखाई देता। अगर वो पूरा चश्मा लगा के देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि भारत और अमेरिका इंग्लिश में बोलते हैं इनसेपरेबल हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है सर,
ये तो रही बात कि हमने, और विंडो तो हमने तब भी बंद नहीं की थी जब भारत एससीओ में गया था। नहीं बिल्कुल, और भारत ने मोनिका बोला था उन्होंने कि हम जी तो अमेरिका से बात कर बिल्कुल, रहे और भारत ने जो कदम उठाए उसके बाद बिना अमेरिका कुछ कहे, एससीओ में प्रधानमंत्री जी गए, उसके बाद भारत ने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश, हालांकि सरकारी तंत्र से तो ये जवाब आया कि इस जीएसटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से तो है ना, क्योंकि अगर हम यही पूछी थी सर, जो जीएसटी जो अभी ट्रंप की तरफ से डाला गया है और जीडीपी को लेकर जो सवाल खड़े होते, थोड़ा बहुत बैलेंस होगा ये जो अभी जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो 2 टैक्स स्लैब्स खत्म किए गए, मतलब ये टैरिफ का जो 50% है, और क्या कहा जा रहा था कि जीडीपी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर तो फायदा होने को हमारे कंज्यूमर्स को फायदा हो जाएगा, तो आपको लगता है कि कुछ कंपनसेट होगा? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ्स की वजह से मोनिका, आपको याद होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, हालांकि कोई पुख्ता आंकड़े नहीं थे कि 0.2 से 0.5 तक हमारी जीडीपी नीचे जा सकती है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा जा सकती। तो अभी 1-2 दिन पहले पहली बार मंत्री जी अश्विनी वैष्णव साहब का बयान आया कि 20 लाख करोड़ हमारी जीडीपी में इजाफा हो सकता है इस जीएसटी कट की वजह से, यानी कि जो कंजम्पशन बूस्ट होगी, जो डिमांड बढ़ेगी, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी वगैरह वगैरह, जो जीडीपी में फ़ायदा होगा उसका 20, तो मुझे लगता है वो मोर देन ऑफसेट हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा का हमें फ़ायदा हो जाएगा जो अमेरिका से, तो वहाँ का जो नुकसान है वो हमें जीडीपी के फ़ायदे के तौर पे मिल जाएगा। तो भले ही हम सरकारी तंत्र से जो जवाब आ रहा है कि इसका सीधा कोई लेना देना नहीं है, पर इनडायरेक्टली तो है ही है ना, वो भी देखिए, अब जीडीपी इसमें सूत्र है, वहाँ जीडीपी उसकी वजह से थोड़ी सी घट रही थी, इसकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है, तो ये जीडीपी को हम एक सूत्र मान लेते हैं कि वो एक कॉमन थ्रेड है, तो अगर उस लिहाज से तो फिर इनडायरेक्टली कनेक्शन बन जाता है। तो मुझे लगता है भारत ने जो भी कदम उठाए मोनिका, उसके बाद एससीओ में जाना, आपने जिनका जिक्र किया, आरआईसी का नज़दीक दिखाई देना, उससे ट्रंप साहब को ये मैसेज मिल गया कि भाई भारत ने मेरी इस बात का कोई ज़्यादा परवाह नहीं करी है, ये तो अपने रास्ते पे चले जाएंगे, ये मुझसे खो जाएंगे। वही जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, 2 लवर्स वाला एग्जांपल दिया कि ये तो किसी और के खेमे में चले गए, हाय तुम कहाँ चले गए, मेरे को छोड़ के चले गए, हम याद है घूमा करते थे रोज़ गार्डन में, वो सारी बातें उनके दिमाग में आ गई। आपको लगता है कि 8 साल में ये देरी में लिया गया डिसीजन है, या अभी दिस वाज द राइट टाइम जो ये डिसीजन लिया गया, जो 2 टैक्स स्लैब्स जो हटाए गए? क्योंकि विपक्ष तो कुछ और ही कह रहा है, इसको राजनीतिक तो नहीं बनाते हम लोग, बट मैं एज एन इकोनॉमिस्ट आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन, अगर अगस्त के मैं बात करूँ इन्फ्लेशन की, तो बहुत बेहतर स्थिति में था इन्फ्लेशन हमारा, तो हमें ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाँ ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ का बोझ आया, उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा विकल्प तलाशने की कोशिश भारत ने की है। जी तो डू यू थिंक दिस वाज द राइट टाइम, और इससे पहले भी कर सकती थी सरकार? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मोनिका। देखिए, टैक्स का जो एक्ट होता है, टैक्स का जो सिस्टम होता है, वो इंग्लिश में एक वर्ड होता है इवोल्यूशनरी, वो धीरे धीरे उभर के आता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, वो 64 साल का हो चुका है, अगले साल वो नया इनकम टैक्स एक्ट आने जा रहा है, आपको पता होगा। तो देखिए, 64 साल में इनकम टैक्स एक्ट में कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कांग्रेस की आई, एनडीए की आई बीच में, और यूपीए की आई, कई सरकारें आई, सबने अपने अपने बदलाव कर। तो मुझे लगता है टैक्स एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और अगर कोई ट्रिगर बनता है, अगर हम नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाते हैं, तो एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम। अब उसमें ये देरी हुई, और मेरा ये भी मानना है मोनिका कि 8 साल किसी भी टैक्स की उम्र में बहुत ही छोटा पीरियड है। मतलब 8 साल आप मतलब बहुत ही, मतलब एज ए लेमैन मुझे समझाइए कि 8 साल छोटा पीरियड कैसे है, मतलब अगर कोई एग्जांपल आप दे पाए। हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये इसमें कोई राजनीतिक तड़का नहीं है इसको बताने में। देखिए, क्या होता है कि जो टैक्स की कलेक्शन होती है, जिसको हम फिस्कल कलेक्शन कहते हैं, अब जाके 1,90,000 करोड़ के करीब पिछले 1 आध साल से 1,80,000 1,90,000 प्रति माह पहुंची। तो जब तक आपके जो फिस्कल टारगेट्स हैं, मतलब जितना मैं उस टैक्स से रेवेन्यू चाहता हूँ सरकार के लिए, सरकारी सारे खर्च करने के लिए, तो जब तक वो नहीं आ जाता, मैं उसमें से छेड़ाखानी नहीं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने छेड़ाखानी उससे पहले कर दी और कहीं टैक्स की कलेक्शन गिर गई, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 16-17 टैक्सेस मिला के जीएसटी बना था। और राज्य सरकारों के पास इस समय राजस्व क्या है? आपको स्टैम्प ड्यूटी आती है, अल्कोहल से जो वैट लेते हैं एक्साइज आता है, और आप इलेक्ट्रिसिटी से, ये 3 चीज़ें आपको पता होगा जीएसटी से बाहर है। इसी के सहारे, और बहुत सारे राज्यों की तो माली हालत बहुत ख़राब है। बंगाल ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, मध्य प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे जिनके ऊपर उधार बेहिसाब चढ़ चुका है। तो ऐसे में आप ज़रा सी छेड़ाखानी करते हैं, तो वो छेड़ाखानी आपके राजस्व, आपके मतलब राज्य की बैलेंस शीट को उथल पुथल कर सकती है।
तो अब ऐसा लगने लगा था। और सबसे बड़ी बात, 1.5 साल से सम्राट चौधरी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, एक फिटमेंट कमेटी बनती है जो इसकी रेट्स को, कहाँ किसका क्या रेट होना चाहिए उस पर बात करती है। 1.5 साल से इस पर विचार चल रहा था। अब muझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर आपकी बात को मैं लेके भी चलूँ, या जब जागे तब सवेरा, ऐसे समझ लीजिए। पर एक प्रक्रिया होती है। और दूसरा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल निर्णय लेती है जीएसटी के बारे में। सरकार की तरफ से प्रपोजल आया, प्रधानमंत्री जी ने बात करी, जो वित्त मंत्री महोदया हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने मुझे कई बार फ़ोन किया कि जीएसटी का कुछ काम करिए, जीएसटी पे कुछ काम करिए, लोगों की मदद होगी, जनता के लिए कुछ करिए। तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको मैं कहता हूँ, जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं, उन राज्यों को भी बैठते हैं जो एक दूसरे को बाहर निकल के, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी गाली गलौज भी हो जाता है, वहाँ बैठ के सबका निर्णय लेना एक मत होके, ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है अगर डिसीजन हुआ है तो उसका स्वागत करना चाहिए। देर से आया, दुरुस्त आया। बाकी अगर मैं फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो 8 साल बहुत ही छोटा पीरियड है किसी भी एक्ट में। और मैं ये भी बता दूँ साथ में कि ये अंतिम भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता जीएसटी अब परफेक्ट हो गया है। सर, एक वन नेशन वन जीएसटी ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब अब मुझे लगता है, देखिए, मैंने यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का भी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है उसमें मैंने उसको बहुत स्टडी किया हुआ है। मुझे लगता है भारत जैसे विस्तृत देश में, और भारत में ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत हैं। अब वो पुराना डायलॉग है, हवाई जहाज हवाई चप्पल पे आप एक ही टैक्स नहीं लगा सकते। मान लीजिए हम 5% सब पे कर दें तो फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिर जाएगा। अगर हम 18% सब पे कर दें तो फिर वो 5% वाली चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है भारत में ये चीज़ महंगी है, मुश्किल है। पर आगे जाके कहीं शायद हम कुछ 12% का एक कर दें, दोनों के बीच का एक रास्ता निकाल दें, 10% कर दें, शायद पॉसिबिलिटी है। पर अभी मुझे नज़र नहीं आता। और मैं बाय द वे न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स, दर्शकों और व्यूअर्स के लिए बता दूं कि जीएसटी के कितने रेट्स हैं, लोग जानते नहीं इसको। 0 पहले जो थे, 0, 5, 12, 18, 28 और एक सेस लग के जो लग्जरी कार्स थी उन पे 52% तक भी लड़ता था। अच्छा, 52 तक जाता था। बल्कि वो गाड़ी भी सस्ती हो गई, लोग सोच रहे हैं वो महंगी हो गई, वो उल्टा सस्ती हो गई, 52 से 40 आ गई है। और एक और रेट भी होते हैं मोनिका, लोगों को नहीं पता। एक रेट 0 के और 5 के बीच में भी रेट्स हैं कुछ। एक 0.25 भी रेट है, एक 1.5% भी रेट है, और एक 3% भी रेट है। ये डायमंड की ज्वेलरी पर है, डायमंड कट डायमंड, पॉलिश डायमंड पे वो 0.25, 1.5 और गोल्ड पर 3% है। खैर, ये क्योंकि ये इन्हीं प्रोडक्ट्स पे है, पर थ्योरेटिकली मेकिंग चार्जेस भी गोल्ड के 5% समथिंग। हाँ, पर थ्योरेटिकली हम इनका जिक्र थ्योरेटिकली है, पर प्रैक्टिकली क्योंकि एक एक आइटम इस रेट के अंदर है। तो अब रेट रह गया है आपका 5, 18 और आपका 40%। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब हो सकता है आगे कहीं 2, 4, 5 साल में, 8 साल में हो सकता है कि एक रेट की तरफ हम शायद बढ़ चलें। पर इवन यूके में मैंने देखा, जहाँ वैट, वहाँ यूके में जीएसटी को वैट कहते हैं, VAT कहते हैं, वहाँ भी एक रेट नहीं है मोनिका। कुछ आइटम वहाँ भी हैं जो अलग अलग रेट्स पर हैं। तो मुझे लगता है कि एक रेट जो है एक काल्पनिक सिचुएशन है। यहाँ पर इंडिया में बहुत मुश्किल काम है। अच्छा सर, अब हमने यही बात की, जैसे यूरोप में है सर, यूरोप में जितने भी स्टोर्स हैं उनके रेट्स अपने हिसाब से हैं। मतलब जो मार्केट से आता है वैसे नहीं, एमआरपी वो अपने हिसाब से लगाते हैं। ऐसा कुछ इंडिया में होता हुआ देख रहे हैं अब आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होगा? देखिए, एमआरपी अभी भी लग के आती है बहुत सारी चीज़ों पे, आप देखते हैं। और एमआरपी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वही चीज़ जो कन्याकुमारी में बिक रही है तो अलग एमआरपी पे होगी, वही गुजरात में बिक रही है तो अलग एमआरपी पे होगी। अब यहाँ आपकी जीएसटी की बात से मुझे याद आया कि लोग ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि 22 तारीख जो बड़ी डेट आ रही है, हाँ, उससे पहले मुझे याद है आप पूछेंगे ज़रूर इस बात को, तो मैं इसलिए पहले खुद ही जिक्र कर दूं। 22 तारीख से जो आ रहा है, तो सबसे बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि क्या ये जीएसटी का बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या इसको कोई प्रॉफिट करने की कोशिश करेगा। तो मैं आज यहाँ पर एक तरीका, आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप इससे मात नहीं खा पाएंगे और आप तुरंत पकड़ लेंगे। पहली बात तो, अगर आपको शरारत सीधी सीधी दिखे कोई करता हुआ, यानी कि वो ये देखे कि आपको देखिए पीछे से कॉस्ट बढ़ गई है, अब तो आपको जीएसटी तो हमने नए रेट पे लगा दिया, तो क्या क्या पीछे से कॉस्ट बढ़ा दी, ऊपर से जीएसटी नए रेट पे लगा दिया, तो आपको प्राइस वही की वही है, उसके आसपास 19-20 दिखेगी। तो एक हेल्पलाइन है, मैं उसको बता देता हूँ, consumerprotection.gov.in नाम से वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। और आपको अगर कोई शिकायत मिलती है जहाँ पर कोई दुकानदार, कोई विक्रेता आपके साथ प्राइस चेंज आपको नहीं दिख रहा है, जबकि आप गूगल करके देखें तो उसके प्राइस काफ़ी चेंज हुआ है, तो आप वहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी है, मैं वो नंबर यहाँ पर बोलना चाहूँगा, 1800 11 4
000 ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके आप रजिस्टर करा सकते हैं कंप्लेंट अपनी। सेक्शन 2 ब्रैकेट में 47 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहते हैं, यानी कि कोई दुकानदार अगर ये चालाकी कर रहा है कि जीएसटी के रेट कट को वो अपना मुनाफा बना के आपको वो उसी प्राइस पे दे रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और आपको करना क्या है ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये सब लोग नोट कर लें। मान लीजिए आप मान लीजिए क्या, सामान तो सभी खरीदते हैं, पर मान लीजिए आपको बड़ा सामान खरीदने जा रहे हैं, एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, टीवी। हाँ, तो आपको अगर लेना है, नहीं अगर 20 सेकंड के बाद लेना है आपने, तो आप ये करिए, आप अभी आज हम मान लीजिए हम 8 तारीख में हैं और आप जाके पहले उसका रेट पता कराइए। पहला काम तो आप ये करिए, आप जाके दुकान पे लीजिए मत, रेट पता कराइए जो ब्रांड आपने लेना है और उसको नोट करके रख लीजिए। 22 के बाद सस्ता ही हो जाएगा। और फिर 22 के बाद आप उस पर जाइए, क्योंकि उस पर 28 से मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 28 से 18 हो गया है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इसमें कम हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरा आप ये करिए कि जो हमारे महिलाएं हैं वो कई बार क्या करती हैं कि एक से ज़्यादा दुकान पर जाके पूछती हैं। आपने देखा होगा 2-3 दुकान 4 दुकान पे जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी आदत है और ये आदत मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए सबको अपनानी चाहिए। आप जब भी सामान लें 22 के बाद तो 2-3 दुकान पर जाइए, उनसे रेट पूछिए और आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर कोई शरारत कर रहा है तो वो उसी ब्रांड का खासकर पूछिए। यही नहीं, मैं ये भी सलाह दूंगा न्यूज़ 18 के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, आज ज़ोर दे के कहना चाहूँगा, आप जो ग्रोसरीज भी खरीदते हैं अपना घर का, उन पर भी आपका, वैसे तो देखिए होता क्या है, ग्रोसरीज खरीदी जाती है जो लंबी सी लिस्ट होती है तो आपको कीमतें याद नहीं रहती। मैं सलाह दूंगा थोड़ी सी मेहनत करके आप उन सब की कीमतें, अपने बिल जो आपने 22 से पहले खरीदा उसके संभाल के रख लीजिए और उनके रेट्स को सर्कल करके रख लीजिए। फिर आप जब 22 को जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपने गूगल करना, आइटम का नाम डालेंगे, बड़ी आसानी से आप जीएसटी का रेट निकाल सकते हैं, पहले वाला भी बाद वाला भी, तो उसको आपको तुरंत पता लग जाएगा। 2-3 स्टेप्स हैं। फिर भी आपको कोई शरारत देखे तो मैंने जो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है आप उस पर कंप्लेंट करें। और मुझे लग रहा है बाकी सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा बार बार बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम इंडस्ट्री से टच में हैं, कि इंडस्ट्री से हम कह रहे हैं कि भाई आप रेट पास ऑन करिए। और कुछ कार वालों ने तो मोनिका ऑलरेडी कम कर दिया, ऑलरेडी कम कर दिया, क्योंकि दिक्कत क्या हो रही है कि उनकी जो पुरानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उनको दिक्कत ये हो रही है कि 22 तारीख से तो कोई इस रेट पे लेगा नहीं, तो उन्होंने फिर पहले से ही उसको जो लॉस एब्जॉर्ब करना था उन्होंने करके, क्योंकि हो क्या रहा था कि बिटवीन नाउ, एक तो श्राद्ध चल रहे हैं, बिटवीन नाउ एंड 22 सेल तो बिल्कुल बंद हो जानी थी, क्योंकि लोग तो वेट करते हुए 22 को कम होगी तो जाएंगे, तो उन्होंने तो उन्होंने उसको करने के लिए पहले ही कट कर दिए। पर ये चीज़ आपको सब चीज़ों पे नहीं देखेगी, ये आपको मतलब आप कहिए कि आप पनीर लेने जाएं या दूध लेने जाएं उस पर ये नहीं देखेगा, ये आपको तो इसलिए रेट नोट करें, अभी ज़रूर नोट करें 22 तारीख से पहले, और 22 के बाद आप उसको कंपेयर करें, क्योंकि जो परसेंटेज रेट कट हुई है वो आपको गूगल से पता लग जाती है, तो जिससे कि आप ठगे ना जाएं और आपको सचमुच में सरकार के इस कदम का बेनिफिट मिले। ये मैं ज़ोर दे के कहना चाहूँगा। लोग करेंगे नहीं, इसलिए मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये तरीका बता रहा हूँ। सर अब आपने आइटम्स की तो बात कर ली, हमने फ़ायदा और नुकसान भी देख लिया लोगों का, अब तो फ़ायदा ही होने वाला है लोगों को। सर सोने पर आ जाते हैं। सर आपने एक भविष्यवाणी की थी सोने पर कि इतना अगर आप आज इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा। हालांकि देखो जीएसटी के रेट्स में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, वो 3% है, जो 3% ही, और मेकिंग चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगते हैं, जो सर्विस टैक्स के तौर पर 5% लगता है, वो अभी भी है। तो क्या उम्मीद करें कि कस्टमर्स ने आपकी राय ले ली होगी, उनको फ़ायदा हुआ होगा? हमने जब लास्ट पॉडकास्ट की थी यहीं बैठ के, तो मैंने उस टाइम 1 लाख के आसपास था, आपको याद होगा। अभी 1,07,8 और 8,000 के बीच में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है उस समय, ये तो अभी मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है, जिसने लिया होगा उसको 7% 8% रिटर्न आ चुका है। मुझे नहीं पता हमें कोई पार्टी वार्टी को देना चाहेगा नहीं देना चाहेगा, पर हाँ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। सोना मुझे अभी भी लग रहा है मोनिका कि अभी उसमें और ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि 10 टन सोना अगस्त के महीने में सेंट्रल बैंक्स ने और ख़रीदा है। 10 टन, और ये लगातार बाइंग चल रही है। डॉलर कमज़ोर होने के चांस पूरे दिख रहे हैं। ट्रम्प साहब के जो भाव हैं वो जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सोने का भाव बढ़ रहा है ट्रम्प साहब के भाव आने से। ये भाव दूसरा इमोशन वाला भाव है, वो भाव रेट वाला भाव है। और चांदी मोनिका, मुझे लग रहा है कि सोने की चांदी और चांदी सोना, यानी कि सोने की चांदी हो रही है और चांदी भी नया सोना बन रहा है। तो इसलिए चांदी पे भी नज़र मत हटाएं, क्योंकि बस सिर्फ ये है कि चांदी को आप जब फिज़िकली ख़रीदते हैं तो जगह बहुत घेर लेती है।
तो ETFs के माध्यम से आप डिजिटली आप उसको खरीद सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, मैं हालांकि फोरकास्ट करने से थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, पर अभी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी है, उनका तो कहना है कि इसी समय अगले साल सोना 1.5 लाख पार हो सकता है। तो अभी हम 1,60,000 7-8,000 में खड़े हैं। फेस्टिविटीज आने वाली है, आप तो टेंशन दे रहे हैं दर्शकों को। नहीं, मुझे टेंशन क्यों, मैं तो खुशी की खबर सुना रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए, मैंने तो आपको याद होगा पहले कहा था कि आपका अगर 10 लाख रुपए आपके पास है, उसमें से कम 20% सोने में होना चाहिए, प्रेशस मेटल्स में। ये आपको इन्फ्लेशन का हेज करता है, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करता है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो से प्रोटेक्ट करता है, जियो इकोनॉमिक सिनेरियो से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो मैं खुशखबरी देने जा रहा हूँ आपको, मैं निवेश का एक संसाधन बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक बात है फेस्टिविटीज़ की कि जो लोग शादी ब्याह में सोना खरीदते हैं, तो सोना आजकल मोनिका मैंने देखा है सोना खरीदते हैं, भाई इतना ज़्यादा एक आध दिन आपने पहना, उसके बाद कौन ऐसे गोल्ड पहन के घूमता है आजकल? मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो गोल्ड पहने, सेफ भी नहीं है तो खरीद के। और ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेना चाहिए, जो शादी में आपको बेसिक ज़रूरत है वो आप लीजिए। और एक और बड़ी अच्छी बात याद है आपको, पहले आपने करी थी कि आपको अगर ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लेना है तो आप 14 कैरेट का लें, आपको 24 कैरेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑर्नामेंट है, फोटो वोटो खिंचवानी होती है, सब खिंच गई। हेवी वाले कहाँ पहनते हैं? हाँ, आजकल कौन पहनता है? मुझे लगता है थोड़ा सा फैशन से भी बाहर है, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको बार्स या कॉइन्स, जैसा हमने पहले बात करी थी, या आप उसको ETFs और डिजिटल गोल्ड के माध्यम से चलें। और छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये मैं जोर दे के कहना चाहूँगा। आज 1,08,000 है, हो सकता है हफ्ते बाद 1,06,000 1,05,000 हो जाए, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि अब कहाँ एंट्री करनी है ये ठीक पॉइंट डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। आपको याद होगा मैंने पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि गोल्ड में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी होती है, प्लस ये जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो सोना उस पर रिएक्ट करता रहता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव को मत देखिएगा, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रहे हैं, और अब तो पहले तो लॉन्ग टर्म होता था मोनिका 5 साल 7 साल, अब तो लॉन्ग टर्म रह गया 2 साल 3 साल। तो 2 साल 3 साल के लिए आप लेके बैठें, और अगले साल हम फिर यहीं बैठ के पॉडकास्ट कर लेंगे, और तब फिर एक बार असेसमेंट करेंगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। और लेके उसको एक तरफ रख दीजिए, रोज़ रोज़ देखिए मत उसको। देखने का मन करता है कि भाई इतने का लिया था इतना हो गया, पर मुझे लगता है अभी सोने में बहुत गुंजाइश है। सोना ख़त्म हो रहा है दुनिया से, 50,000 से 1 लाख टन सोना कुल बचा है। जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसकी माइनिंग भी नहीं हो सकती। आपको याद होगा मैंने ये जिक्र किया था। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं सम अप कर देता हूँ उन फैक्टर्स को, क्योंकि मुझे लग रहा है दोबारा याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं US के, तो सोना चढ़ेगा। ट्रम्प साहब का मूड ऊपर नीचे होता है तो सोना चढ़ेगा। रशिया यूक्रेन का वॉर और घमासान होता है तो सोना चढ़ेगा। US डॉलर गिरता है तो सोना चढ़ेगा। और मिसाइल्स और चलती हैं, और कहीं कोई दो देशों के बीच में शुरू हो गई तो सोना चढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे रीज़न से सोने के नीचे जाने के इन्हीं के उल्टे साधन हैं, यानी कि वैश्विक शांति हो जाए तो सोना गिर जाएगा, ट्रम्प साहब बिल्कुल दूसरे ट्रम्प साहब बन जाएं तो सोना गिर जाएगा, रशिया यूक्रेन आज गले मिलने आके तो सोना गिर जाएगा। तो इनमें से मुझे किसी के चांस दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं आई रादर लाइक टू बैंक ऑन द अदर फैक्टर्स। तो मुझे लगता है कि सोने में गुंजाइश है, आप लेके अभी भी एंटर कर। एक्चुअली लोग ये सोच रहे हैं कि यार अब कह रहे हो जब 70 था तब लेते, जब 80 था तब लेते, जब 90 था तब लेते, अच्छा 1 लाख था तब ले लेते, अब 1,07,000 पे महंगा हो गया। और ये जो होता है ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट अब समझ नहीं आता कि किस लेवल पे हम उसको सोचें। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो आपको किसी भी लेवल पे एंट्री मिल जाए, थोड़ा करके आप ले सकते हैं उसको। तो मतलब वही है आपकी ज्वेलरी पे ज़्यादा ना इन्वेस्ट करके इसके डिजिटल फॉर्म में आप इन्वेस्ट करें। ETF की बात सर ने जो पहले बोली थी उस पर। सर लास्ट मैं आपसे एक टेक लेना चाहूँगी, जब आप अगली बार मिलेंगे आपको लगता है ये एक फ़ोन कॉल हो जाएगा ट्रम्प की तरफ से? वेल, अगर मैं ज्योतिषी भी होता ना, और बहुत सटीक ज्योतिषी होता, मुझे लगता है ट्रम्प साहब की बुद्धि को तो तब भी नहीं फोरकास्ट किया जा सकता। उनका कब वो किस करवट बैठेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने जो ये बात कही ना कि हम और प्रधानमंत्री मोदी रोज़ गार्डन में घूमे थे, गुलाब के गार्डन, मेरे ख्याल व्हाइट हाउस में है, टाइम भी निकाला फोटोज निकालने का। हाँ, तो इसको देख के लग रहा है कि कहीं उनके दिल में कुछ भाव उमड़ रहे हैं। तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि ये होगा। कब होता है ये एक अलग बात है, पर ये होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली भारत और अमेरिका ऐसे बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
बहुत मुश्किल होगा इसको एकदम से अलग कर देना, एक ही चश्मे से इसको देख के और वो कर देना। तो मुझे पूरी उम्मीद है, देर से हो सकता है पर होगा ज़रूर। ऑन दैट नोट इस पॉडकास्ट को यहीं पर हम एंड करते हैं, लेकिन वाकई में क्या 17 जून में जो आखिरी बात हुई थी अमेरिका और भारत के बीच, क्या उसके बाद कोई फ़ोन कॉल होगा या कोई मुलाकात होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और क्या वाकई में जो यू टर्न ट्रंप ले रहे हैं या अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप जैसे हम कहते हैं, उनकी तरफ से कुछ और होता है, टैरिफ को लेकर कोई बात बनती है या नहीं बनती है, अगले पॉडकास्ट पे इसमें बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच शरद सर फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर ऑल द इनसाइट्स। और शरद सर की जो राय है गोल्ड को लेकर और 22 तारीख के बाद जो भी आपका सामान सस्ता होने वाला है उसको लेकर, जो शरद सर ने आपको राय दी है, कस्टमर केयर के नंबर दिए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। आज से रेकी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नमस्कार।